एयर इंडिया एक ऐसा नाम जो कभी हमारे देश का गौरव कहलाता था और पूरी दुनिया में नंबर 1 एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। प्लेन्स के इंटीरियर से लेके उसके लग्जरी ट्रैवल और खाने पीने का पूरी दुनिया में सिक्का चलता था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि इस एविएशन जायंट को अपने ऑपरेशन बंद करने पड़े और सरकार इसे बेचने के लिए मजबूर हो गई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एयर इंडिया का वर्ल्ड क्लास होने से लेकर प्राइवेटाइज होने तक का सफर। एयर इंडिया बनने की ओर पहला कदम अप्रैल 1932 को लिया गया, जब JRD टाटा ने इंपीरियल एयरवेज के लिए एयर पार्सल ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 सिंगल इंजन वाले पुश मॉथ्स नाम के प्लेन के साथ टाटा सन्स के नाम से एयरलाइंस की शुरुआत की। एविएशन के फील्ड में इंडिया का ये पहला कदम था। इंडिया में एविएशन सर्विस इससे पहले ब्रिटिश एयरवेज और इंडियन एयरलाइंस के द्वारा प्रदान की जाती थी, जो ब्रिटिश राज में बनी थी। ये एक पहला कदम था जब कोई इंडियन कंपनी ने एविएशन में अपनी एक्टिविटी शुरू की। विकिपीडिया और इंडिया टाइम्स के मुताबिक स्टार्टिंग में टाटा सन्स के प्रति लोगों के अंदर से विश्वास जगाने के लिए 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा ने खुद कराची से लेकर बॉम्बे तक कुरियर ले जाने वाले प्लेन को उड़ाया था। ऑपरेशन के पहले ही साल में एयरलाइंस ने लगभग 1,60,000 माइल की उड़ान भरी, जिसमें 155 पैसेंजर्स और 9.72 टन कुरियर शामिल थे। उस साल उन्होंने लगभग 60,000 का प्रॉफिट कमाया। फिर 1938 में एयरलाइंस का नाम टाटा एयरलाइंस कर दिया गया और पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर इसकी सर्विस को और एक्सपांड किया गया। उस दौरान इसके रूट नेटवर्क में श्रीलंका के कोलंबो को भी जोड़ा गया था। विकिपीडिया के अनुसार 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान टाटा एयरलाइंस के प्लेन्स को मिलिट्री यूज के लिए भी दिया गया था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद टाटा एयरलाइंस ने अपनी कॉमर्शियल सर्विस फिर से शुरू कर दी थी। इंडिया के एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने से एक साल पहले 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया रख दिया गया। 1947 में इंडिपेंडेंस पाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया कंपनी में 49% की हिस्सेदारी हासिल कर ली। 8 जून 1948 को एयर इंडिया ने मुंबई से लेकर कायरो और जिनेवा के रास्ते लंदन हिथ्रो के लिए अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट को ऑपरेट किया। अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद से एयर इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट चेंजेस किए और उस दौरान एयर इंडिया काफी डेवलप हुआ, जिसने एयरलाइंस इंडस्ट्री में एयर इंडिया को टॉप पर पहुंचने के रास्ते को बहुत आसान कर दिया। एयर इंडिया ने 1948 और 1950 के बीच अफ्रीका में नैरोबी और रोम, पेरिस और डसेल्डॉर्फ जैसे मेजर यूरोपियन डेस्टिनेशन के लिए सर्विस शुरू कर दी। उसके बाद जब 1953 में इंडियन पार्लियामेंट ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट लागू किया, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर लिया और एयर इंडिया सहित 9 एयरलाइंस को गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन में मर्ज कर दिया, जिसमें डोमेस्टिक रूट के लिए इंडियन एयरलाइंस और इंटरनेशनल रूट के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल को ऑपरेट किया गया। नेशनलाइजेशन के चलते इंडिया में हवाई यात्रा पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, जिसके बाद JRD टाटा गवर्नमेंट ओन्ड एयर इंडिया के चेयरमैन बने और 20 साल से ज्यादा समय तक इस पोजीशन पर बने रहे। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1960 में एयर इंडिया ने अपना पहला बोइंग 707-420 प्लेन खरीदा, जिसका नाम गौरी शंकर था, जिसके बाद एयर इंडिया जेट प्लेन यूज करने वाली पहली एशियन एयरलाइन बन गई। 1962 तक एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई थी। इसी तरह 1971 में बोइंग 747-200B, 1986 में एयरबस 310-300 और 1993 में कोणार्क नाम के बोइंग 747-400 के एडिशन के बाद एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑपरेट की। एयर इंडिया के लीडिंग इंटरनेशनल एयरलाइन बनने के पीछे कुछ मेजर रीजन थे, जैसे कि न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले प्लेन को अपनी एयरलाइन में शामिल करना, जिसमें नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट मॉडल में एयरबस A319, A320, A320 नियो, A321 और A321 नियो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मॉडल में एयरबस A350, बोइंग 777 और बोइंग 787 जैसे प्लेन शामिल थे। एयर इंडिया के पास कुल बोइंग के 68 प्लेन थे और एयरबस के 43 प्लेन थे और ये सब एयर इंडिया की लगातार एरोप्लेन की संख्या बढ़ाने की स्ट्रेटेजी का रिजल्ट था। एरोप्लेन की संख्या बढ़ाने के साथ साथ एयर इंडिया को अपनी अनमैचेबल सर्विस के लिए भी जाना जाता था। स्पेसिफिकली ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट पर
जहां एयर इंडिया ने पैसेंजर्स को यूरोपियन और अमेरिकन एयरलाइंस से भी ज्यादा अट्रैक्ट किया था। वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और पैसेंजर की सेटिस्फेक्शन की तरफ एयरलाइंस की कमिटमेंट ने एयर इंडिया की इमेज पूरी दुनिया के सामने एक प्रीमियम एयरलाइंस की बना दी थी, जिसने इसके सक्सेसफुल होने में कई मायने में मदद की थी। फ्लाइट कनेक्शन की स्टडी के अनुसार एयर इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पर्शियन गल्फ के मेजर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक अपने रूट नेटवर्क को बढ़ाया था और खुद को एक लीडिंग इंटरनेशनल एयरलाइंस के रूप में स्टेबलाइज किया। इस स्ट्रेटेजिक रूट एक्सपांशन ने एयर इंडिया की पहुंच को और बढ़ाया और एयरलाइंस मार्केट में खुद को एक लीडिंग एयरलाइंस के रूप में दिखाया। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर इंडिया के डोमेस्टिक या घरेलू फ्लाइट का किराया भी दूसरी किसी कंट्री के मेजर एयरलाइंस से काफी कम था, जिसके चलते मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी एयरलाइंस को यूज कर सकते थे। एयरलाइंस को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया गया था, पर क्या ये सब मुमकिन हो पाया? क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो एयर इंडिया का डाउनफॉल कभी नहीं आता। रिसर्च गेट की स्टडी और द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार सफलता के बावजूद एयर इंडिया को ऑपरेशन के दौरान कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जिसमें बाकी इंटरनेशनल एयरलाइन से टफ कॉम्पिटिशन, फ्यूल की बढ़ती कॉस्ट और पैसों की कमी शामिल है। और तो और एयरलाइंस के क्रू मेंबर की अनअवेलेबिलिटी के चलते फ्लाइट में डिले और कैंसिलेशन जैसे ऑपरेशनल इशू का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसकी रेप्यूटेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी असर पड़ा। अभी तक एयर इंडिया कर्ज से जूझ रहा था, जिससे फाइनेंशियल डिफिकल्टी पैदा हुई, जिससे इसकी लंबे समय तक सही से ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी पर भी भारी असर पड़ा। ऐसे कई रीजन शामिल थे जिनके चलते एयर इंडिया की कंडीशन और भी खराब हो गई, जैसे कि एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर गलत डिसीजन। 2005-06 में एयर इंडिया के बोर्ड ने एयरबस के 10 प्लेन के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट प्लेस किया गया था। हालांकि एयर इंडिया बोर्ड को एयरबस के ऑर्डर को बोइंग में बदलने और ऑर्डर का साइज 10 से बढ़ाकर 111 प्लेन तक करने के लिए मोटिवेट किया गया, जिसकी कुल कीमत 70,000 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा फॉल्टी एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन भी इसका बड़ा कारण था, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस प्लेन के लिए वैनिटी फर्स्ट क्लास कैबिन शामिल थे, जो शायद ही कभी भरे होते थे। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक रूट के लिए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने वाले वाइड बॉडी वाले प्लेन को यूज करने के चलते कंपनी का घाटा और बढ़ गया। और तो और एयर इंडिया ने मिडल ईस्ट या अमेरिका ट्रैवल करने वाले पैसेंजर की फ्लाइट को मुंबई दिल्ली के रूट से फ्लाई कराना शुरू कर दिया, जिससे पैसेंजर का टोटल ट्रैवल टाइम 8 से 16 घंटों तक बढ़ गया, जिसके चलते पैसेंजर की सेटिस्फेक्शन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इसके अलावा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज करना भी एक गलत डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि कंपनी को इसके इंटरनल इश्यू का सामना भी करना पड़ा। दोनों की तालमेल नहीं बैठ पा रही थी, जिसके चलते ऑपरेशन और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इश्यू आने लगे। और तो और एयर इंडिया ने अपने पायलट और एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट इंजीनियर को हाई सैलरी दिए, जिससे एयरलाइन का खर्चा और बढ़ गया और इसी तरह एयरलाइंस के फाइनेंशियल स्टेटस पर भी भारी असर पड़ा। एयरलाइंस और पैसेंजर की भलाई पर ध्यान देने की जगह खुद के बारे में ज्यादा सोचने के लिए एयरलाइंस के मैनेजमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसने एयरलाइन के डाउनफॉल को काफी बढ़ा दिया। ये तो हो गई एयरलाइंस के डाउनफॉल की बात। चलिए अब देखते हैं एयरलाइंस की करंट सिचुएशन क्या है। इनसाइडर फिनोलॉजी के अनुसार एयर इंडिया एयरलाइंस के डाउनफॉल के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनी को कई बार प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, पर असफल रही, जिसके बाद गवर्नमेंट ने एनआरआई को कंपनी में 100% स्टैक देने की भी मंजूरी दे दी। फिर भी एयरलाइंस के लिए कोई अच्छा इन्वेस्टर नहीं मिला। फिर 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया और जेआरडी टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट एयर इंडिया को सक्सेसफुली खरीद लिया। एयर इंडिया प्रेजेंट में टाटा ग्रुप की ओनरशिप के नीचे एक इंपॉर्टेंट चेंज से गुजर रहा है, जिसका टारगेट है जेआरडी टाटा के एयर इंडिया को दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनाना। इसके लिए एयर इंडिया ने 470 नए प्लेन भी खरीद लिए हैं। और तो और एयर इंडिया कस्टमर सर्विस में सुधार के लिए भी काम कर रहा है। इस तरह से एयर इंडिया सबसे पहले टाटा की थी, इसके बाद गवर्नमेंट ने उसको ले ली और उसके बाद वापस एयर इंडिया टाटा के पास आ गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।